तो इस कहानी में मंगल ग्रह पर गए हुए 6 मार्टियन को दिखाया गया, जो कि यह इनका एरिस मिशन 3 था। सभी मार्टियन मार्स पर आराम से अपने रिसर्च में लगे ही हुए थे कि उसी टाइम मार्क नाम का मार्टियन मार्स की तूफान देख लिया, जो काफी तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ने लगा था। यह तूफान तकरीबन 1200 किलोमीटर डायमीटर और 25 डिग्रीज पर था। इतना ही नहीं, तूफान का फोर्स 8600 न्यूटन था और इनके मिशन में मिशन को रद्द करने के लिए लिमिट सिर्फ 7500 की फोर्स तक ही था। और इस बारे में पता चलते ही मिशन का कमांडर सभी को मार्स छोड़कर पृथ्वी लौटने का ऑर्डर्स दे देती है। स्पेस सूट तैयार होने के बाद जैसे ही कमांडर हैब का दरवाजा खोला, अचानक हवा का प्रेशर कमांडर को जोर से पीछे धकेलती है। उससे ज्यादा उसे चोट तो नहीं आती और सभी उस काली तूफान के बीच से होता हुआ अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे। तूफान इतना घना हो चुका था कि पास तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी रिक ने देखा कि हवा की दबाव की वजह से मैव, यानी जिससे ये सभी स्पेस में जाने वाले थे, वो अब अपने जगह पर ही एक तरफ झुक रहा है। और ऐसे ही चलता रहा और वे सभी जल्दी से मैव में नहीं आए तो वो 12.3 पर पलट जाएगा, जिससे सारे लोग इसी मार्स पर मारे जाएंगे। उसी टाइम तूफान के बीच मार्क अपना ओपिनियन देते हुए उन्हें बता ही रहा था कि मैव को गिरने से कैसे रोक सकते हैं। उसी टाइम मैव का एंटीना टूट गया और काफी रफ्तार से आगे बढ़कर मार्क से टकरा गया, जिससे मार्क अपने मार्टिनेज से काफी दूर तक चला गया। टक्कर इतना तेज था कि मार्क का सूट से सिग्नल भी आना बंद हो गया। कमांडर के कमांड को फॉलो करते हुए चारों मार्टिनेस मार्क को ढूंढने लग गए, इस उम्मीद में कि मार्क मिल जाएगा। लेकिन उड़ती हुई धूल की तूफान में मार्क का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। यह देखते हुए कमांडर तीनों मार्टिनेज को मैव को स्टार्ट करने भेजकर खुद कुछ देर तक मार्क को ढूंढने का फैसला करती है। उधर प्रॉक्सिमिटी रडार भी काम करना बंद कर दिया था। एंटीना की टूटने की आवाज को सुनी हुई अंदाज से एक मार्टिनेज ने कहा कि कमांडर, Mark is dead. लेकिन कमांडर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल कह रहा हो कि मार्क जरूर कहीं फंसा हुआ हो। अब मैव का झुकाव काफी ज्यादा हो चुका था, इसीलिए सभी मार्टिनेस कमांडर को वापस आने को कहने लगे। थक हार कर कमांडर भी मैव पर चढ़ जाती है। मैव के स्टेबल होते ही कमांडर के ऑर्डर पर रिक लॉन्च का बटन दबाया और टाइम को ना गवाते हुए मैव काफी तेजी से स्पेस को तरफ चल पड़ा। इस टाइम सभी मार्टिनेस के चेहरे पर मार्क को खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इधर अर्थ पर टेडी नाम के नासा के डायरेक्टर को दिखाया गया, जो मीडिया के सामने आकर बताता है कि एरिस मिशन के 6 मार्टिनेस पृथ्वी के लिए लौट रहे थे। लेकिन उसी टाइम एक तेज तूफान के अंदर मार्क मर चुका है। लेकिन वहीं मार्स पर मार्क को दिखाया जाता है, जो मार्स के रेत में दफन हुआ पड़ा था। उसकी सूट के बीप की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। अचानक उठने की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसी टाइम उसे महसूस हुआ कि तूफान के अंदर टकराया हुआ एंटीना का एक छोटा टुकड़ा टूटकर उसके पेट में घुस चुका है। और यही वजह था कि मार्क बेहोशी के हालत में कुछ कर नहीं पाया और उसके साथ ही उसे छोड़कर चले गए। खुद को संभालते हुए मार्क अपने बेस तक पहुंचा। अंदर आते ही मार्क काफी हिम्मत जुटाते हुए अपने पेट में घुसा हुआ एंटीना का टुकड़ा निकाला और जल्दी से अपने अंदर पेनकिलर दिया। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात तो यह था कि अभी भी एक छोटा सा टुकड़ा उसी के अंदर था। इसीलिए मार्क किसी तरह से उसे निकाला और अपने इंजर्ड वाले जगह पर स्टिचेस लगा दिया, जिससे ब्लड बाहर आना बंद हो गया था। रिलैक्स होने के बाद मार्क कैमरे के सामने आकर खुद को रिकॉर्ड करने लगा। वो असल में ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अगर वो मर जाए तो इस वीडियो को कोई देख सके। आज मार्क को मार्स पर रहते हुए 19वां सोल हो चुका है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जैसा पृथ्वी पर डे या दिन होता है, उसी तरह से यहाँ मार्स पर सोल होता है, लेकिन अर्थ के दिन से थोड़ा ज्यादा था। घंटों तक वीडियो रिकॉर्ड के बाद रात का समय में दोबारा से रोजमर्रा की तरह तूफान शुरू हो गए। मार्क के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो इसी ग्रह पर मरने वाला है, क्योंकि मार्स का अगला मिशन अर्थ से अगले 4 साल बाद आने वाला है। पूरी रात मार्क के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि वो इस ग्रह पर 4 साल करेगा तो आखिर क्या करेगा। खाना खाते हुए अपने पैकेजेस को गिनते हुआ दिखाया गया, लेकिन तभी हगने के बाद उसे अपने दोबारा से खाने पर ध्यान गया और वो अपने बॉक्स से कुछ आलू को निकालकर देखने लगा। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक
खतरनाक आइडिया आया। वो रिकॉर्ड के दौरान बताने लगा कि उसका मार्स पर टोटल 31 सोल तक चलने वाला था, लेकिन इन्होंने 68 सोल तक खाने को लेकर आए हुए थे। लेकिन सिर्फ अब मार्क की बात किया जाए तो अब यह खाना लगभग 300 सोल तक टिकने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मार्क बचाकर खाए तो 400 सोल तक लेकर जा सकता है। अगले दिन बाहर निकलकर सारे खाने वाले पैकेजेस को निकालकर उन्हें एक बॉक्स में एकजुट करता है और सारे गिर गए हुए सोलर पैनल को उठाया और उसके ऊपर से डस्ट को हटाने लगा और हैब से सारे फालतू सामानों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि मार्क वो काम करने वाला था जो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया था। हैब के बाहर से मार्स की मिट्टियों को पहले कैरेट यानी बॉक्स में भरकर हैब के अंदर फैलाने लगा और उस पर स्ट्रेट लाइन बनाने लग गया। यहाँ पर मार्क उन सारे पैकेट को काटा तो पता चला कि यह कोई खाने वाली चीजें नहीं बल्कि ह्यूमन वेस्ट मटेरियल है। उसमें पानी मिलाने के बाद वो काफी सारे आलू को काट काट कर उसी मिट्टी में बोने लग गया। जैसा कि सबको पता है कि मार्स पर न्यूट्रिएंट यानी पोषण तत्व बिल्कुल भी नहीं होते, इसीलिए वो इंसानी मल को जो इन 6 लोगों ने मिलकर 19 सोल तक किए थे उन्हीं को खाद के लिए इस्तेमाल करा ताकि आलू को उगाया जा सके। मार्स ग्रह पर मार्क को रहते हुए आज 36वां सोल है। अभी तक मार्क 126 स्क्वायर मीटर जितना मिट्टी तैयार कर लिया है, लेकिन हर क्यूबिक मीटर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए लगभग 40 लीटर पानी की आवश्यकता होगा। लेकिन यही सबसे मुश्किल वाली बात बन रही थी, क्योंकि मार्स पर 1% भी पानी नहीं है, तो आखिर पानी आएगा कैसे। लेकिन अच्छी बात तो यह था कि पानी बनने का रेसिपी मार्क को काफी अच्छे से पता था। प्रक्रिया कुछ ऐसा था कि मार्स सबसे पहले हाइड्रोजन लिया और उसमें ऑक्सीजन डाला और फिर अब जलाने की बारी थी। लेकिन मार्टिनेज को या एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए उन्हें कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिया जाता है जिसमें आग लग सके। लेकिन वहीं मार्क अपने पास जीसस की क्रूसिफिक्स से कुछ लकड़ियां काटने लगा और उसी को जलाया। सारी प्रक्रिया तैयार करने के बाद उसके बनाए गए खेतों के अंदर पानी बनना शुरू हो गया था। लेकिन तभी अचानक उसी दौरान एक बहुत ही जोर से धमाका हो जाता है, जिससे मार्क काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। दरअसल मार्क की खुद सांस की वजह से ऐसा हुआ था, इसीलिए अगली बार वो खुद हेलमेट लगाकर दोबारा से प्रक्रिया को शुरू किया, जिससे इस बार उसके खेतों में काफी सारे पानी बनने लग चुके थे। कुछ ही दिनों में अब मार्क का आलू मार्स पर उगने लग चुके थे। इधर धरती पर नासा के डायरेक्टर के साथ साथ मार्क के सभी लोग मार्क का फ्यूनरल भी कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मार्क मार्स पर अभी भी फंसा हुआ है। वहीं विंसेंट कपूर को दिखाया गया जो एरिस 3 मिशन का डायरेक्टर है। वो फौरन से टेडी के पास जाकर कहने लगा कि एरिस 4 का मिशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन उसमें काफी वक्त था। यहीं पर पता चला कि नासा अपनी इमेज बचाने के लिए मार्क का मरने की बात को अभी तक लोगों से गुप्त रखे हुए हैं। वहीं मिशन कंट्रोल नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के अंदर मिंडी पार्क नाम की लड़की ने देखा कि उसके पास विंसेंट कपूर का एक कोऑर्डिनेट्स का मैसेज आया हुआ था। चेक करने पर मिंडी ने देखा कि मार्स के जगह, जिसका नाम एसिडेलिया प्लेनेसिया नाम की जगह जहां पर एरिस 3 का मिशन था, वहां के हैब की जगह बदलते हुए दिनों के साथ अपने आप बदल रहे हैं। यह देखने के बाद मिंडी का होश ही उड़ जाता है और बिना टाइम गवाए वो फौरन से सभी पर कॉल लगा दिया। यहाँ एनी और डायरेक्टर टेडी दोनों को तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि हैब अपने जगह को बदल रहा है। लेकिन टेडी कहने लगा कि मान लो कि अगर मार्क जिंदा भी है तो वैसे ही वो भूख के मारे ही मर जाएगा और उनके लौट रहे बचे हुए मार्टिनेस को वापस भी भेज नहीं सकते, क्योंकि टेडी बाकी के 5 लोगों का भी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। मीडिया में मार्क के जीवित होने की खबर भी फैला दिया गया और टेडी ने सभी को बताया कि हम उसके खाने पीने की इंतजाम कर रहे हैं। वहीं विंसेंट कपूर मीडिया को बताता है कि मुझे लगता है कि मार्क हर दिन एरिस 4 वाले मिशन के जगहों पर जाता रहता है, लेकिन यह काफी जोखिम भरा था। अगले सीन में मार्स पर 79 सोल हो चुके हैं। मार्क के फसल को काटने का वक्त हो चुका था। दिखाया गया मार्क ने काफी अच्छे आलू उगाए हुए थे। इतना ही नहीं, उसने आलू को निकालकर उन पौधों को बचा कर रखा ताकि दोबारा से आलू उगा सके। उनमें से छोटे आलूओं को फिर से बो देता है और बड़े आलूओं को खाने के लिए इस्तेमाल करेगा। वहीं धरती पर विंसेंट ने देखा कि मार्क अपने रोवर को लेकर एसिडेलिया की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो एक मैप को निकालकर देखने पर पता चला कि वो कहां जाने की कोशिश कर रहा है। उस जगह पर जाते ही मार्क को कपड़े जैसा कुछ रेतों में ढका हुआ दिखाई दिया। रेत को हटाते हुए उसे सोलर पैनल जैसा कुछ दिखने लगा। दरअसल यह वो पैथफिंडर था जो पिछले वाले मिशन यानी एरिस मिशन 2 में भेजा गया था। बाहर निकालने के बाद मार्क उस पैथफिंडर को अपने साथ लेकर जाता है और अपने हैब के पास लाकर उसे सेट करने लगा। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट यही बात जान चुका था कि मार्क उससे संपर्क करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो भी अपने गुप्त लोगों से मिलकर उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करने
लगा। इधर मार्स पर उस लाए हुए रोवर को एक्टिवेट करके स्टार्ट किया और दोनों तरफ से दोनों का पैथफिंडर से कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए यह देखकर मार्क कुछ पेपर का कम्युनिकेशन बोर्ड बनाया और उसकी तस्वीर भेजने लगा, जिस पर लिखा हुआ था, मेरा सिग्नल मिल रहा है, हाँ या नहीं। मतलब इन्हें अब हाँ या नहीं में जवाब देने होंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह था कि हर मैसेज लगभग आधे घंटे बाद ही आएंगे। जैसे ही कैमरा हाँ की तरफ मुड़ा, यह देखकर मार्क खुशी से पागल हो जाता है। अब क्योंकि इनके बातों में थोड़ा अड़चन आ रहे थे, क्योंकि सिर्फ हाँ या ना में बात करने से काम नहीं बनने वाला था। खाना खाते वक्त उसे एक तरकीब याद आया। वो अपने साथी के लैपटॉप एक दूसरा लैपटॉप मिल गया और यहाँ पर मार्क अपने सवालों का जवाब निकालने के लिए पैथफिंडर के चारों तरफ गोल दायरे में उसे लगा दिया और हेक्साडेसिमल संख्या में सभी से बात करने लग गया। और उसे पता चल जाता है कि उन्होंने उससे पूछा कि तुम जिंदा कैसे हो। इनकी अब बातचीत में काफी बदलाव भी आ चुके थे। वहीं स्पेस में हमें उस स्पेसशिप को दिखाया गया जो एरिस 3 मिशन के लिए निकला हुआ था। लेकिन अब वे सभी उदासी के साथ घर की तरफ लौट रहे थे। लेकिन तभी धरती से काफी दिनों के बाद एक वीडियो मैसेज आता है जो कि यह सारे क्रू के लिए था। वीडियो के थ्रू बताया गया कि मार्क अभी तक जिंदा है। यह सुनते ही अभी क्रू का दिमाग ही घूम गया। ऐसी बात सुनकर कमांडर को सबसे ज्यादा गिल्ट हो रहा था, ताकि उसने उसे छोड़ आई थी। इधर मार्स पर 128 सोल बीत चुके थे और मार्क ने दोबारा से आलू को उगाने में कामयाब हो चुका था। यह देखकर मार्क कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए यह कहने लगा कि मैं मार्स पर फसल उगाने वाला पहला इंसान बन चुका हूँ, जबकि यह सच भी था। वहीं उसी रात पहले जैसे तूफान का संभावना बनने लगा। लेकिन तभी अचानक से बाहर से जब मार्क जैसे ही अपने हैब के अंदर आया, अचानक उस जगह में एक छोटा सा छेद हो गया और वो पूरा जगह मार्क के साथ ही ब्लास्ट कर गया, जिसमें मार्क को उड़ा ले जाती है। इतना ही नहीं, उसके सारे उगाए गए सारे फसल बर्बाद हो चुके थे। मार्क का हेलमेट टूट गया था। अब उसके सूट से सारे ऑक्सीजन बाहर निकलने लगा। यह देखकर जल्दी जल्दी से उसने अपने हेलमेट पर टेप लगाते हुए ऑक्सीजन को बाहर निकलने से रोका और अंदर जाकर देखने पर पूरा फसल बर्बाद हो चुका था। उसके खेतों में जितने भी बैक्टीरिया मौजूद थे वो मार्स के वातावरण में आते ही खत्म हो गए। लेकिन मार्क हारने में से नहीं था, क्योंकि उसे इस ग्रह पर ऐसे ही नहीं मरना था। वो अपने खराब हुए फसलों को बाहर निकाला और उस हैब को ढंक कर दोबारा से धरती जैसा वातावरण बनाया और अपने बचे हुए आलुओं की गिनती करने लगा। लेकिन इस बार का तूफान मार्क को काफी डिस्टर्ब किया जा रहा था। इसी तरह से दिन बीतते चले गए और मार्क को मार्स पर रहते हुए 154 सोल बीत चुके थे। इस बार उसका सॉस खत्म हो गया था, इसीलिए इस बार वो आलू को वाई कोडिन कैप्सूल के साथ खाने लगा। इधर नासा उसके खाने के सामान की पैकेजिंग भी करना शुरू कर दिया था और लगभग 7 महीने बाद मार्क के लिए खाना भेज दिया गया। सभी लोग काफी खुश होने लगे। तभी अचानक इनके कंट्रोलर में कुछ गड़बड़ी में नोटिस होने लगा और देखते ही देखते पूरा रॉकेट स्पेस में जाने से पहले ही फट गया और उसमें ले जा रहे सारा खाना बर्बाद हो जाता है। यह देखने के बाद सभी को यह उम्मीद भी टूट गया कि अब मार्क बच नहीं पाएगा, क्योंकि उधर मार्क के पास आलू अब कुछ ही महीने चलने वाले थे और उसे फसल को उगाने में लगभग 50 दिन लग जाएंगे। और जबकि इनका यह लास्ट मिशन था, इसकी खबर मिलते ही चीन के चीफ मिनिस्टर को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि नासा वाले अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए CNIS यानी चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पास अभी भी तयांगशेन नाम का रॉकेट तैयार पड़ा हुआ है, वो नासा को देने के लिए तैयार हो जाती है ताकि मार्क को बचाया जा सके। अब सबसे दिक्कत वाली बात तो यह था कि इतने कम समय में आखिर कैसे पहुंचाया जाएगा। लेकिन वहां एक एस्ट्रोडायनेमिक जिसका नाम रिच पर्नेल था, वो नासा को बताता है कि वो हर्मीज यानी वही स्पेसशिप जिसमें अभी भी 5 मार्टिनेस जो धरती के लिए वापस चले हुए हैं, यहाँ वो बताता है कि अगर हम हर्मिस को धरती की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके जाए तो लगभग सोल 561 तक मार्स तक जाया जा सकता है। दरअसल तरीका कुछ ऐसा था कि हर्मिस यानी उन 6 मार्टिनेस को धरती के पास से होकर उसका एक गोल चक्कर लगाकर वापस मार्स की तरफ निकल जाना है, जिससे उसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन नासा के डायरेक्टर टेडी को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जबकि यह तरकीब काम भी करेगा। लेकिन वो अपने 6 एस्ट्रोनॉट्स की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो सिर्फ अपने तयांगशेन रॉकेट के साथ
रात खाना भेजने का ऑर्डर देता है। वहीं हर्मीस पर रच पर्नेल नाम से नोटिस आया, जो कि यह गुप्त मैसेज था, क्योंकि ये नासा के खिलाफ भी चल रहा था। इसीलिए इस नोटिस को देखते हुए सभी अब यह प्लान बनाते हैं कि अब वे अपने हर्मिस को वापस मार्स की तरफ मार्क को लेने के लिए चलेंगे। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह था कि उन्हें स्पेस में 900 दिन रहने पड़ जाएंगे, लेकिन वे अपने साथियों को ऐसे में मरने भी नहीं देना चाहते थे। इसीलिए सभी तैयार हो जाते हैं और अब टोटल 211 दिन पूरे करने के बाद हर्मिस अर्थ के पास पहुंच चुकी थी। सभी एस्ट्रोनॉट अपने परिवार से बात करते हैं, लेकिन तभी नासा के स्पेस कंट्रोलर में पता चला हर्मिस वापस मार्स की तरफ मुड़ने लगा है, जो कि नासा के बिल्कुल खिलाफ था। वहीं चीन अपने तयांग शेन रॉकेट में जरूरत के सभी सामानों को भरकर उसे स्पेस में भेज दिया गया और उनका यह मिशन सफल भी रहता है। हर्मिस पर उस खाने वाले मेव को हर्मिट से अटैच करते हैं और वापस अर्थ की ग्रेविटी को यूज करते हुए वापस मार्स के लिए निकल गए। इधर मार्स पर मार्क का हैब को दिखाया गया, जहां अब 7 महीने बीत चुके थे। मार्क आलू खाते खाते उसका शरीर पहले से अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके हड्डियां दिखने लगे थे। अपने सामानों को पैक करने के बाद वो उसी जगह के लिए निकल गया जहां पर नासा ने अपने अगले मिशन यानी एरिस 4 मिशन को भेजने के लिए पहले अपने मेव को भेजा हुआ था और उसका मेव अभी तक वहीं पर था। इसीलिए नासा ने यह योजना बनाई थी कि उसी मेव से मार्क को उड़ान भरनी थी और स्पेस में आकर हर्मीस पर आना है। लेकिन यहाँ मुसीबत यह खड़ा हो रहा था कि मेव इतना भारी है कि वो उड़ नहीं सकता। इसीलिए मार्क को कहा गया कि वो उसके अंदर के सारे सामानों को बाहर निकालकर फेंक दे। इतना ही नहीं, उसके ऊपर वाले छतरी को भी निकालकर फेंक दे और ऊपर से कपड़े से ढक दे, जिससे मेव में पहले से कम वजन होगा, जिससे उसे उड़ने में आसानी होगी। अब जैसा कि हमें पता है कि एक मेव को चलाने के लिए उसके अंदर का क्रू उसे कंट्रोल करेगा, लेकिन यहाँ इस वाले ऑप्शन को भी हटा दिया गया और हर्मीस के क्रू को सारा कमांड दे दिया जाएगा। इसीलिए अब वो उस आए हुए मेव के पास पहुंचकर उसके सीढ़ी को नीचे किए और उसके अंदर जाकर सारे मेव को स्टार्ट किया और अपने साथी के बताए गए के मुताबिक सबसे पहले मेव का सारे दरवाजे को इजेक्ट किया और ऊपरी वाले छतरी को खोलकर उसे जोर देते हुए नीचे गिरा देता है। इतना ही नहीं, काफी सारे सामानों को नीचे फेंककर ऊपर से कपड़ा से ढक देता है। इधर हर्मिस पूरे 7 महीने पूरा करने के बाद मार्स तक पहुंच चुका था, यानी अभी तक टोटल सोल 560 हो चुके हैं। यहाँ इन लोगों का अब प्लान था कि जैसे ही मार्क ऊपर स्पेस में आएगा तो एक रस्सी के सहारे उसे पकड़ लेंगे, लेकिन यह इनका मानना था कि 5 मीटर प्रति सेकंड से मार्क अगर आता है तो इसे जंप करके खींचा जा सकता है। अब सोल 561 हो चुके थे, यानी यही वो दिन है जहां मार्क वापस अपने साथियों से मिलने वाला है। रोवर में बैठकर मार्क अपने बचे हुए खाने को खाया और एक पेपर पर लिखा कि अगर किसी को यह रोवर मिला तो इसका ख्याल रखे, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात तो यह था कि मार्क बचेगा या फिर स्पेस में ही गुम हो जाएगा। सूट तैयार होने के बाद वो मेव में जाकर बैठ गया। इधर धरती पर लाखों लोग उसे बचते हुए देखना चाहते थे। लोगों की भीड़ को देखते हुए नासा भी पूरी तरह जी जान लगा देती है। अब मार्क को सिर्फ उड़ाने के 2 मिनट रह गए थे। यहाँ कमांडर जैसे ही कहा कि मार्क तैयार रहना, हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, अपने साथियों की आवाज को सुनते ही मार्क फूट फूट कर रोने लग जाता है। जैसे ही टाइम खत्म हुए, मार्क का मेव स्टार्ट हो जाता है और काफी रफ्तार में ऊपर स्पेस की तरफ जाने लगा। आसमान को चीरते हुए मेव आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब दिक्कत तब बढ़ गया क्योंकि रफ्तार 750 किलोमीटर प्रति सेकंड हो रहे थे, जो बहुत ही कम थे स्पेस में एंटर करने के लिए। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का दबाव इतना बढ़ जाता है कि मार्क बेहोश होने लगा। इसी बेहोशी के हालात में वो जवाब भी नहीं दे पा रहा था। जैसे ही रफ्तार 850 आया, मैव स्पेस में घुस चुका था और फौरन से मेव को इंजन से इजेक्ट कर दिया गया। लेकिन मार्क अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। नासा के साथ साथ पूरे दर्शकों में सनसनी फैल चुकी थी, लेकिन अभी तक मार्क होश में नहीं आया था। और इतना ही नहीं, अब उससे भी बड़ी मुसीबत यह खड़ा हो गया कि हर्मिट से मेव का दूरी अभी भी 68 किलोमीटर दूर था, जो कि यह बहुत ज्यादा था। इधर मार्क को जैसे ही होश आया और उसने आवाज लगाई तो नासा के लोगों के अंदर थोड़ा जान में जान आता है। अब दूर को कम करने की प्रॉब्लम को ठीक कर लिया गया था, लेकिन पकड़ने की रफ्तार कुछ ज्यादा ही था, यानी हर्मिस की स्पीड अभी भी 42 मीटर प्रति सेकंड पर स्पेस में स्विंग कर रहा था। और इस कहानी का यही वो दौर था जहां सभी के मेहनत पर पानी फिर चुके थे। यहाँ किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी मार्क अपने कमांडर से कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया
लिया है। अगर मुझे यहाँ कुछ नुकीली चीज मिल जाए तो वो अपने ईवीएस सूट में छेद करेगा और उसमें से निकलने वाली हवा थ्रस्टर की तरह काम करेगा और मैं आयरन मैन की तरह उड़कर आ जाऊंगा। लेकिन उसके साथ ही हंसते हुए कहने लगे कि नहीं, तुम ऐसा करोगे तो खुद पर काबू नहीं कर सकोगे। इतना कहने के बाद कमांडर नासा से कांटेक्ट को बंद कर दिया और कमांडर अपने साथियों से कहने लगी कि मार्क का आइडिया शायद इतना बुरा भी नहीं है और वो अपने एक साथी से अंदर आकर उसे बॉम्ब बनाने के लिए कहती है। इतना कहकर कमांडर नासा से दोबारा कनेक्शन बनाते हुए कहने लगी कि हम अब जानबूझकर वेल को उड़ाने वाले हैं ताकि हर्मिस का रफ्तार को कम कर सके। दरअसल कमांडर हर्मिस के अगले वाले हिस्से को यानी यान के एयरलॉक को उड़ाकर उसके अंदर के सारे ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, जिससे रफ्तार कम हो जाएगा। कड़ी मेहनत के बाद बॉम्ब को तैयार किया गया और वेल के अंदर सेट कर दिया गया। लेकिन कमांडर देखती है कि मार्क का मेव अभी भी 260 मीटर की दूरी पर है, तो वो खुद अपना सीट छोड़ देती है क्योंकि उसके बिना मार्क की जान बचना ना के बराबर था। इसीलिए सूट तैयार होने के बाद जैसे ही धमाका हुआ, वेल 4 यानी हर्मिस के अगले वाले हिस्से के रास्ते वेल 4 का सारा ऑक्सीजन बाहर निकला, जिससे हर्मिस का रफ्तार घटकर 12 मीटर प्रति सेकंड पर आ चुकी थी। यहाँ से रस्सी के सहारे कमांडर हर्मिस से बाहर निकलती है और आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी रस्सी खत्म हो जाता है और मार्क अभी भी काफी दूरी पर था। इसीलिए अब वो अपने सीट से अलग हुआ और एक नुकीली चीज से अपने सूट के हाथ वाले हिस्से पर छेद कर देता है। ऐसा करते ही सूट का सारा ऑक्सीजन बाहर निकलने लगा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। मार्क खुद को संभालते हुए अपने मुट्ठी को बंद किया और मेव से बाहर निकलकर कमांडर की तरफ बढ़ने लगा। अब मार्क की रफ्तार में 5 मीटर प्रति सेकंड हो चुके थे। मार्क का बैलेंस लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने कमांडर के पास आया, लेकिन उनका हाथ फिसल जाता है, मगर स्पेस में तैर रहे रस्सी को मार्क पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दोनों करीब आ जाते हैं और उसे बचा लिया जाता है। यह देखने के बाद मार्क का साथी कहता है, जैसे ही नीचे धरती पर पता चला कि मार्क को बचा लिया गया है तो सभी खुशी से उठ खड़े हुए। शहर के अंदर खुशी का माहौल काफी शोर मचाने लग जाती है। नीचे धरती पर दिखाया गया कि मार्क एरिस 4 मिशन के नए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देते हुए दिखाया गया और कुछ ही दिनों बाद के बाद एरिस 4 का मिशन को भी लॉन्च कर दिया जाता है। और इसी के साथ यह सस्पेंस से भरी हुई कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, जाते जाते यह कहानी हमें बस इतना कहकर जा रहा है कि अगर आप मार्स पर फंस जाते हैं तो आपको हड़बड़ी में आकर घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद पर धैर्य रखते हुए बुद्धि से काम लेना चाहिए। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने और समझने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। हम आपके लिए वीडियो तैयार करने में लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।